इकोनॉमिक्स इन वन लेसन एक बहुत ही स्पेशल बुक है जो इकोनॉमिक्स को एकदम आसान और सिंपल तरीके से समझाती है। इस बुक के ऑथर हैं हेनरी हेजलिट, जिनका नाम इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड में काफ़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। हेजलिट इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बहुत आसान एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, इसलिए उनकी बात सुनकर कोई भी इकोनॉमिक्स की असली सोच को समझ सकता है। ये बुक एक सिंगल इम्पॉर्टेंट लेसन पर बेस्ड है कि जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिसी इकोनॉमिक डिसीजन लेती है तो सिर्फ उस डिसीजन के शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट और सभी लोगों पर होने वाले इफ़ेक्ट्स को भी देखना ज़रूरी है। हेजलिट बताते हैं कि कैसे पॉलिटिशियंस शॉर्ट टर्म फ़ायदों को देखकर डिसीजंस लेते हैं, जिससे इकोनॉमी में आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हेजलिट की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्लियरली समझाया है कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्सेस, सब्सिडीज़ और बाकी सब पॉलिसीज़ एक्चुअली कैसे काम करती हैं और ये हमें क्यों समझना ज़रूरी है। ये भी अगर आप इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है और क्यों होता है, तो हेजलिट की इकोनॉमिक्स इन वन लेसन इससे बेटर बुक शायद नहीं है। ये बुक इकोनॉमिक्स की गलत सोचों और मिथ्स को दूर करती है और आपको सिखाती है कि कैसे किसी भी पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसेस को डीपली समझा जाए। तो आइए इस बुक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं और इसका रीज़न है सेल्फ इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म सोच। हर ग्रुप अपने फ़ायदे की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है, चाहे वो दूसरे ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाए। ये लोग अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए बेस्ट माइंड्स को हायर कर लेते हैं और पब्लिक को कंफ्यूज कर देते हैं। अक्सर लोग किसी पॉलिसी के तुरंत असर पर ही फोकस करते हैं और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा इकोनॉमिस्ट हर एंगल से सोचता है, जबकि बुरा इकोनॉमिस्ट सिर्फ तुरंत वाले असर पर ध्यान देता है। जैसे हर कोई जानता है कि ज़्यादा मीठा खाने से हेल्थ खराब होती है या ज़्यादा दारू पीने से अगले दिन हैंगओवर होगा, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी लॉन्ग टर्म सोचना ज़रूरी है। लेकिन पब्लिक इकोनॉमिक्स में ये सिंपल बात लोग भूल जाते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट्स ऐसे भी हैं जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स की बजाय आज खर्च करने की सलाह देते हैं और कहते हैं लॉन्ग रन में हम सब मर चुके होंगे। ये खोखली सोच है और इसका नतीजा है कि आज हम उन पुरानी पॉलिसीज़ के बुरे असर को भुगत रहे हैं। इकोनॉमिक्स का असली आर्ट है किसी पॉलिसी के तुरंत और लॉन्ग टर्म दोनों असरों को देखना और हर ग्रुप पर उसके इम्पैक्ट को समझना। आज के टाइम में ज़्यादातर इकोनॉमिक गलतियाँ इस वजह से होती हैं कि लोग किसी एक्ट या प्रपोजल के सिर्फ तुरंत वाले असर पे या सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप पर असर पर फोकस करते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, जब सिर्फ लॉन्ग टर्म असर पर और कम्युनिटी के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते थे। इस अप्रोच से तुरंत नुकसान झेलने वाले ग्रुप्स की तरफ थोड़ी बेपरवाही सी हो जाती है, लेकिन आजकल ये गलती कम लोग करते हैं और वो भी मेनली प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट्स। आजकल ज़्यादा कॉमन गलती ये है कि शॉर्ट टर्म असर और स्पेशल ग्रुप्स पर फोकस करना और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को इग्नोर कर देना। नए इकोनॉमिस्ट को लगता है कि ये उनकी नई और रिवोल्यूशनरी अप्रोच है, पर असल में वो पुराने मर्केंटलिज्म वाली गलतियां ही रिपीट कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के असर को देखते ही नहीं हैं और इसी वजह से उनकी सोच पुरानी और रिएक्शनरी हो जाती है। एक और प्रॉब्लम ये है कि बुरे इकोनॉमिस्ट अपनी गलत बात को पब्लिक में अच्छी तरीके से रखते हैं क्योंकि वो सिर्फ आधा सच बताते हैं। वो सिर्फ तुरंत वाले असर या किसी एक ग्रुप के ऊपर असर की बात करते हैं, इसलिए वो सही लगने लगते हैं। अच्छे इकोनॉमिस्ट पूरा सच बताने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ा लंबा और बोरिंग लगता है, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते।
बुरे इकोनॉमिस्ट ऑडियंस की इस इंटेलेक्चुअल वीकनेस का फ़ायदा उठाने के लिए उनको ये समझा देते हैं कि पुराने आइडियाज़ जैसे क्लासिसिज्म या लेज़र फेयर को इग्नोर करना ही सही है। ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से ही बेसिक से कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझा जा सकता है और गलतियों को पकड़ा जा सकता है। एक लड़का एक बेकर की शॉप की खिड़की पर ईंट मारकर उसका शीशा तोड़ देता है। बेकर गुस्से में बाहर आता है, लेकिन लड़का भाग चुका होता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और टूटे हुए शीशे को देखकर सोचने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस मुसीबत में भी एक अच्छी बात है, अब किसी ग्लास वाला यानी ग्लेजियर को काम मिलेगा। लोग सोचने लगते हैं कि नया ग्लास लगाने में कितना पैसा लगेगा, $250। अगर शीशे कभी टूटे ही ना तो ग्लास बिजनेस का क्या होगा। और यही साइकिल आगे बढ़ने लगती है। ग्लेजियर को पैसा मिलेगा, वो पैसा दूसरे दुकानदारों के पास जाएगा और ऐसे ही पैसे का घूमना चलता रहेगा। ऐसा लगता है जैसे लड़का जो तोड़ फोड़ कर रहा था असल में समाज के लिए फायदे का काम कर रहा हो। लेकिन अगर थोड़ा और सोचा जाए तो सच ये है कि ग्लेजियर को फायदा तो जरूरी है, लेकिन बेकर को नुकसान हो गया। बेकर को वो $250 नई खिड़की पर खर्च करने पड़ेंगे जो वो पहले एक नई सूट खरीदने के लिए रख रहा था। अब बेकर के पास एक नई खिड़की तो है, लेकिन सूट नहीं। मतलब बेकर की कम्युनिटी में एक नई सूट नहीं आई जो आ सकती थी। ग्लेजियर को जो काम मिला वो टेलर के काम के बदले में मिला। ऐसा नहीं है कि कोई नई नौकरी या इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हुई है। लोग सिर्फ बेकर और ग्लेजियर के बीच के असर को देख रहे हैं, लेकिन जो टेलर की कमी हुई वो उन्हें नजर नहीं आई, क्योंकि सूट अब बनेगा ही नहीं। लोग सिर्फ तुरंत दिखता हुआ असर देखते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज चली गई उन्हें इग्नोर कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन को इकोनॉमिक फायदा समझने की सोच एक बड़ी गलत फहमी है। ब्रोकन विंडो फैलेसी की तरह ये गलत फहमी अलग अलग रूप में दिखाई देती है। वॉर या किसी बड़े विनाश को इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रूप में दिखाना कॉमन है। लोग सोचते हैं कि वॉर के बाद नए घर, नए फैक्ट्रीज और नए प्रोडक्ट्स बनाने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो खुशी से ये गिनने लगे कि कितने घर टूट गए और अब उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन असल में ये ब्रोकन विंडो फैलेसी का ही एक बड़ा वर्जन है। डिस्ट्रक्शन से सिर्फ ज़रूरतें बढ़ती है पर डिमांड नहीं, क्योंकि डिमांड के लिए परचेजिंग पावर चाहिए जो डिस्ट्रक्शन के साथ कम हो जाती है। लोग जब वॉर के बाद नए फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट को फायदा के रूप में देखते हैं तो वो भूल जाते हैं कि नए प्लांट्स तभी फायदेमंद होते हैं जब पुराने प्लांट्स अपने आप ही आउटडेटेड या बेकार हो गए हों। कोई भी समझदार इंसान अपने पुराने और ठीक ठाक चल रहे फैक्ट्रीज को सिर्फ नए लगाने के लिए तोड़ता नहीं है। वॉर से फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय होने से सिर्फ नुकसान होता है जब तक कि वो पहले से ही आउटडेटेड न हो। वॉर से आई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हर जगह प्रोडक्टिव नहीं होती और एक्यूमुलेटेड कैपिटल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लोग मनी इल्यूजन में भी फंस जाते हैं। जब वॉर के बाद इन्फ्लेशन से प्राइजेस और वेजेस बढ़ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है, जबकि असली टर्म्स में उनके पास चीज़ें कम होती हैं। रियल बाइंग पावर तभी खत्म होती है जब प्रोडक्टिव पावर खत्म हो जाती है, चाहे पैसा कितना भी बढ़ जाए। जर्मन और जापानीज इकोनॉमी की रैपिड ग्रोथ को भी लोग वॉर के नुकसान से फायदा समझने लगते हैं, पर असल में उन्होंने बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी, इसलिए वो आगे बढ़े। डिस्ट्रक्शन को इकोनॉमिक फायदा समझना गलत है। अगर डिस्ट्रक्शन इतना ही बेनिफिशियल होता तो लोग अपने घर, फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट को जानबूझकर क्यों नहीं तोड़ते। असल बात यह है कि डिस्ट्रक्शन हमेशा नुकसान ही लाता है, चाहे उसके बाद रिकवरी प्रोसेस कितना भी इंप्रेसिव दिखे। वॉर के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि लोग नॉर्मल जिंदगी में वापस आने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, ना कि इसलिए कि डिस्ट्रक्शन ने कुछ फ़ायदा पहुंचाया। नुकसान चाहे पर्सनल हो या नेशनल कभी भी फ़ायदा नहीं होता।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सलूशन समझना भी एक बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री स्लो हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सब ठीक हो जाएगा। ये सोचना कि गवर्नमेंट बिना टैक्स लिए बस खर्च करती रहेगी, ये गलत है। हर गवर्नमेंट खर्च आखिरकार टैक्स से ही कवर करती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन के थ्रू। पब्लिक वर्क्स जैसे ब्रिजेस, रोड्स या पब्लिक हाउसिंग को ज़रूरी सर्विसेज के लिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब उन्हें बस एम्प्लॉयमेंट देने के बहाने बनाया जाता है तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब एक ब्रिज बनाया जाता है एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर, तो लोग सिर्फ उस ब्रिज पर काम करते हुए मजदूरों को देखकर सोचते हैं कि नई जॉब्स क्रिएट हो गई, लेकिन वो नहीं देखते कि ब्रिज बनाने के लिए जो टैक्स पे किया गया उससे प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स कम हो गई। अगर ब्रिज पर $10 मिलियन लगे तो टैक्स पेयर्स के पास वो पैसा नहीं रहा जो वो दूसरी चीज़ों पर खर्च कर सकते थे, जैसे कार्स, गैजेट्स या कपड़े। मतलब एक जॉब क्रिएट हुई तो दूसरी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसे ही पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने और वेल्थ बढ़ाने का जरिया बताया जाता है, लेकिन असल में जो टैक्स से पैसा आता है वो उन प्राइवेट घरों, वॉशिंग मशीन्स और गैजेट्स में लगता है जो लोग अपनी मर्जी से खरीदते। मतलब पब्लिक हाउसिंग के नाम पर एक तरफ जॉब बढ़ी तो दूसरी तरफ उतनी ही जॉब्स गायब हो गई। बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे टीवीए यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी, इसको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के नाम पर दिखाया जाता है, पर असल में उसमें भी वही प्रॉब्लम है। जो पैसा एक रीजन में लगाया गया वो दूसरे रीजन से आया। मतलब एक जगह डेवलपमेंट हुई तो दूसरी जगह उतनी ही कम हो गई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखने में इंप्रेसिव लगते हैं, पर उनके पीछे जो जॉब्स और वेल्थ सेक्रीफाइस हुई वो आंखों से दूर रह जाती है। गवर्नमेंट स्पेंडर्स अक्सर वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स को भी जस्टिफाई करते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट करते हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जो पैसा टैक्स पेयर से लिया गया वो अगर उनके हाथ में रहता तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर चीज़ों पर खर्च करते। मतलब पब्लिक स्पेंडिंग के बहाने से जो वेल्थ और वेलफेयर जनरेट होती है वो असल में टैक्स पेयर्स की खुद के डिसीजंस के मुकाबले कम होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से वेल्थ क्रिएट करना उतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है। लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट बस एक पॉकेट से पैसा निकाल कर दूसरी पॉकेट में डाल रही है, जैसे एक बड़े कॉरपोरेशन में पैसा इधर से उधर करना। लेकिन असल में ये पैसा ए से लेकर बी को देना होता है। गवर्नमेंट स्पेंडर्स हमेशा बी के फायदों पर जोर देते हैं, लेकिन ए पर पड़ने वाले असर को भूल जाते हैं। इनकम टैक्स सब पर बराबर नहीं लगता। आमतौर पर ज़्यादा टैक्स कम लोगों पर लगता है और अलग अलग तरीके के टैक्सेस भी ऐड होते हैं। ये टैक्सेस उन लोगों की प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की इच्छा को कम कर देते हैं। जैसे अगर एक कंपनी को हर डॉलर लूज करने पर पूरा लॉस सहना पड़े और प्रॉफिट में सिर्फ 52 सेंट्स मिले तो वो रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने से कतराएगी। नई कंपनीज खुलने की संभावनाएं कम होती हैं और पुराने एम्प्लॉयर्स भी नई जॉब्स देने में कॉशियस हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कंज्यूमर्स को बेहतर और सस्ते प्रोडक्ट्स मिलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं और असल में वेजेस भी उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़ सकती थी। जब पर्सनल इनकम पर भी 50%, 60% या 70% टैक्स लगता है तो लोग सोचते हैं कि पूरे साल में 6, 8 या 9 महीने गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ 3, 4 या 6 महीने अपने लिए। अगर लॉस पर पूरा नुकसान हो और प्रॉफिट पर सिर्फ थोड़ा हिस्सा मिले तो लोग रिस्क लेने से डरते हैं। इसके अलावा नई इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल भी कम बनता है क्योंकि वो टैक्स के थ्रू खत्म हो जाता है। इस वजह से प्राइवेट जॉब्स क्रिएट होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और नई बिजनेस आइडियाज भी ठंडे पड़ जाते हैं। एक सर्टेन लेवल तक टैक्स ज़रूरी है गवर्नमेंट फंक्शंस के लिए और रीजनेबल टैक्सेस से प्रोडक्शन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जब टैक्सेस नेशनल इनकम का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं तो प्राइवेट प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पर नेगेटिव असर पड़ता है।
जब टैक्स बर्डन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे टैक्सेस बनाना जो प्रोडक्शन को न रोके लगभग नामुमकिन हो जाते हैं। गवर्नमेंट का बिजनेस को क्रेडिट देना या प्राइवेट लोन्स को गारंटी करना अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये इनकरेजमेंट देखने में अच्छा लगता है पर असल में ये प्रोडक्शन को डाइवर्ट करता है। गवर्नमेंट क्रेडिट को आसान बनाकर लोगों को लगता है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, लेकिन असल में ये प्राइवेट क्रेडिट की जगह लेता है और रिस्क मैनेजमेंट को कमज़ोर बनाता है। सरकार अक्सर फार्मर्स के लिए ज़्यादा क्रेडिट देने की बात करती है क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट लेंडिंग एजेंसीज जैसे बैंक्स या मॉर्टगेज कंपनीज एडिक्वेट क्रेडिट नहीं दे रही। कभी लॉन्ग टर्म क्रेडिट की कमी बताते हैं, कभी शॉर्ट टर्म, कभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का बहाना। असल प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट बस उन फार्मर्स को क्रेडिट देती है जो प्राइवेट एजेंसीज से नहीं मिल सकती। मतलब गवर्नमेंट रिस्की बोरोवर्स को भी पैसा देती है जो प्राइवेट लेंडर्स अवॉइड करते हैं। प्राइवेट क्रेडिट में रिस्क उन लोगों का होता है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकर्स या लेंडर्स। अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो प्राइवेट लेंडर्स को नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए वो बोरोवर्स की क्रेडिबिलिटी और उनके एसेट्स पर ध्यान देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट लोन्स में टैक्स पेयर्स का पैसा लगा होता है, इसलिए रिस्क का मैनेजमेंट ढीला पड़ जाता है। बहुत बार गवर्नमेंट बोरोवर्स को लोन देती है जो पुअर क्रेडिट हिस्ट्री वाले होते हैं या जो रिस्की बिजनेस में हैं। क्रेडिट असल में पैसा नहीं बल्कि कैपिटल होता है। एक फार्मर के पास ट्रैक्टर या फार्म है तो वो उस कैपिटल के बेस पर लोन ले सकता है, लेकिन जब गवर्नमेंट बी को क्रेडिट देती है जो प्राइवेट लेंडर से नहीं मिलता तो असल में वो ए को उस अपॉर्चुनिटी से वंचित कर देती है जो एक्चुअली क्रेडिट वर्दी था। इस तरीके से गवर्नमेंट इनएफिशिएंट बोरोवर्स को प्रमोट करती है जबकि एफिशिएंट बोरोवर्स को पीछे कर देती है। अगर बी को फार्म मिल गया तो इसका मतलब ए उस फार्म से वंचित हो गया। गवर्नमेंट के इस इंटरफेरेंस से मार्केट में फार्म प्राइसेस बढ़ जाती हैं या इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि टोटल वेल्थ में कोई इंक्रीज नहीं होता बल्कि कम प्रोडक्शन लोगों के हाथ में रिसोर्सेस चले जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्रेडिट असल में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की जगह उसको डिप्रेस करती है क्योंकि रिसोर्सेस सही जगह नहीं लगते। गवर्नमेंट का बिजनेस को क्रेडिट या लोन गारंटी देना भी रिस्की है। अगर कहा जाता है कि गवर्नमेंट उन रिस्क को उठा ले जो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा बड़े हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स टैक्स पेयर्स के पैसों से वो रिस्क ले जो कोई अपने पैसों से लेना नहीं चाहता। ये पॉलिसी फेवरेटिज्म, करप्शन और स्कैंडल्स को बढ़ावा देती है। अगर गवर्नमेंट रिस्क ले रही है तो प्रॉफिट भी उसी को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ प्राइवेट कैपिटलिस्ट प्रॉफिट रख लेते हैं और टैक्स पेयर्स को रिस्क उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राइवेट लेंडर्स अपने पैसों को रिस्की प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाते क्योंकि उनका अपना लॉस होता है। वो बोरोवर्स को केयरफुली सिलेक्ट करते हैं जो जेन्युइनली प्रॉफिटेबल और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट लोन्स टैक्स पेयर्स के पैसों से दिए जाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट में उतनी शक्ति नहीं होती। प्राइवेट लेंडर्स अगर गलत डिसीजन ले लें तो वो अपना पैसा खो देते हैं और मार्केट में उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन गवर्नमेंट लेंडर्स पर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते, इसलिए वो रिलैक्स्ड होते हैं। प्राइवेट लोन्स में पैसा सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगता है जो मार्केट की डिमांड पूरी करते हैं, जबकि गवर्नमेंट लोन्स में एम्प्लॉयमेंट या वेग इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर पैसा उड़ाया जाता है। गवर्नमेंट लोन्स में पैसा इनएफिशिएंट और रिस्की बोरोवर्स के हाथ में चला जाता है, जबकि प्राइवेट लोन्स में ज़्यादा प्रोडक्टिव लोगों को पैसा मिलता है। असल प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट क्रेडिट बी को तो देती है लेकिन ए को उस अपॉर्चुनिटी से वंचित कर देती है जो एक्चुअली में उसका हक था। ऐसा करने से कम्युनिटी में वेल्थ बढ़ने की जगह कम हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेस सही हाथों में नहीं पहुंचते। गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स भी डायरेक्ट लोन्स की तरह प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये लो डाउन पेमेंट या जीरो डाउन पेमेंट पर मिलते हैं जो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ा देते हैं। इस वजह से लोग वो घर खरीद लेते हैं जो वो असल में अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे लोन्स हाउसिंग मार्केट में ओवर सप्लाई क्रिएट करते हैं जो बिल्डिंग कॉस्ट को ऊपर ले जाता है और इंडस्ट्री में ओवर एक्सपेंशन का रिस्क बना देता है।
गवर्नमेंट सब्सिडीज भी एड के नाम पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जो पैसा गवर्नमेंट बिजनेस को देती है वो असल में दूसरे बिजनेसेस से टैक्स के रूप में लिया जाता है। मतलब सक्सेसफुल बिजनेसेस से पैसा लेकर अनप्रोडक्टिव बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है। शॉर्ट टर्म में ये बिजनेस को बचाने जैसा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल नहीं होता। इस तरह गवर्नमेंट की एड असल में बिजनेस और प्रोडक्शन को सस्टेन करने की बजाय डिस्टॉर्ट करती है। मशीन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये सोच एक पुरानी और गलतफहमी है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लोग मशीन्स को दोष देने लगते हैं। आज भी कई लेबर यूनियंस इसी बिलीफ पर अपने प्रैक्टिसेस बनाते हैं और पब्लिक भी उनकी बात को सही मान लेती है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर मशीन्स असल में जॉब्स खत्म कर रही होती तो पुराने समय से लेकर अब तक हर नए इन्वेंशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाता। एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया था कि बिना मशीन के एक वर्कर दिन में एक पिन भी मुश्किल से बना पाता था, लेकिन मशीन के साथ वो 4800 पिन्स बना लेता था। अगर मशीन्स सिर्फ जॉब्स खत्म कर रही होती तो 99.98% अनएम्प्लॉयमेंट हो जानी चाहिए थी, पर असल में ऐसा नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान भी मशीन्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। जैसे स्टॉकिंग इंडस्ट्री में नए मशीन्स को तोड़ दिया गया। लोगों को लगा कि ये मशीन्स उनकी जॉब्स खा जाएंगी, लेकिन कुछ सालों बाद वही इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कई गुना बढ़ गया। आर्कराइट की कॉटन स्पिनिंग मशीन ने भी शुरू में लोगों को डरा दिया था, पर थोड़े समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्कर्स की संख्या 4400% बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि मशीन्स जॉब्स खत्म नहीं करती, बल्कि प्रोडक्शन बढ़ाकर नए जॉब्स क्रिएट करती हैं। हिस्ट्री में हर नई टेक्नोलॉजी के आने पर ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए, पर असल में लॉन्ग टर्म में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। लेकिन लोग हमेशा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखकर मशीन्स को ब्लेम करते हैं। डिप्रेशन के टाइम भी मशीन्स को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दोषी माना गया। 1932 में टेक्नोक्रेट्स नाम के ग्रुप ने भी मशीन्स को जॉब्स खत्म करने वाला बताया, पर उनके आइडियाज़ को बाद में गलत साबित किया गया। लेबर यूनियंस आज भी कई जगह मशीन्स के अगेंस्ट अपने रूल्स बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल यूनियन, प्लम्बिंग यूनियन और इवन थिएटर्स में भी मेक वर्क प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है। ऑटोमेशन के आने पर भी ये सोच बनी कि ये जॉब्स खत्म कर देंगी, जबकि असल में ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एक नया रूप था। लोग सोचते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर सेविंग मशीन्स जॉब्स कम करेंगी, पर असल में ये सोच गलत है। अगर मशीन्स से जॉब्स कम होते तो बैकवर्ड और इनएफिशिएंट मेथड्स ही सही माने जाते। मशीन्स असल में जॉब्स खत्म नहीं करती, बल्कि इफिशिएंसी बढ़ाकर नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। ये सोच कि मशीन से सिर्फ नुकसान होता है असल में समस्या को समझने की कमी को दर्शाता है। मशीन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये सोच पुरानी और गलत है। अगर ये सच होता तो हर नए इन्वेंशन के साथ जॉब्स कम होती और आज सब लोग बेरोजगार होते। हर कोई अपनी लाइफ में अपनी मेहनत कम करने और काम को इफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या वर्कर। अगर मशीन से जॉब्स खत्म होते तो हमें पुराने प्रिमिटिव मेथड्स पर ही रुक जाना चाहिए था। एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एक ऐसी मशीन लगाता है जो ओवरकोट्स बनाने में आधा टाइम लेती है। पहले तो लगता है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गई क्योंकि आधी लेबर फोर्स को निकाल दिया गया, लेकिन वो मशीन बनाने में भी लेबर लगी थी, तो कुछ जॉब्स वहाँ क्रिएट हुई। मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट 3 तरीकों से यूज हो सकता है। पहला, नए मशीन्स में इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन बढ़ाने में, दूसरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके, और अपने पर्सनल कंजम्पशन में। इन तीनों केसेस में जॉब्स बढ़ती हैं। जैसे जैसे मशीन्स कॉमन होती हैं प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है और प्राइजेस गिर जाती हैं। ओवरकोट्स सस्ते हो जाते हैं, ज़्यादा लोग खरीदने लगते हैं और प्रोडक्शन बढ़ने से वापस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। अगर डिमांड उतनी ही रहे तो भी जो पैसा बच गया वो दूसरी चीज़ों पर खर्च होता है, जिससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स बनती हैं। मतलब
मशीन्स जॉब्स ख़त्म नहीं करती, बल्कि नए जॉब्स क्रिएट करती हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाती हैं। मशीन सिर्फ लेबर सेविंग नहीं होती, कुछ मशीन्स क्वालिटी बढ़ाती हैं, जैसे नायलॉन या प्लास्टिक, और कुछ नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं, जैसे एक्सरे मशीन्स, टीवी सेट्स और कंप्यूटर्स। कुछ मशीन्स ऐसे काम भी करती हैं जो इंसान डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे एयरप्लेन्स या टेलीफोन्स। हाँ, मशीन्स के आने से शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों की जॉब्स चली जाती है, जैसे कोई पुराना स्किल्ड वर्कर अपने स्किल के ऑब्सोलेट होने पर नई स्किल सीखने को मजबूर हो जाता है। ये लोगों के लिए पर्सनल ट्रेजेडी हो सकती है, पर सामाजिक तौर पर मशीन्स हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती हैं। सॉल्यूशन ये नहीं कि मशीन्स को ब्लेम करें, बल्कि इम्पैक्टेड लोगों को नई स्किल सिखाने पर फोकस करें। मशीन से असल में प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं और लोगों की खरीद शक्ति भी बढ़ती है। इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से असल में जॉब्स खत्म नहीं होती, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज़ और नए जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसलिए मशीन्स को जॉब्स खत्म करने वाला नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने वाला समझना चाहिए। स्प्रेड द वर्क स्कीम्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। ये गलत सोच इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि दुनिया में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क है, अगर हम उसको ज़्यादा लोगों में बांट देंगे तो सबको काम मिल जाएगा। इसलिए यूनियंस मिनट सब डिवीज़न ऑफ लेबर पर जोर देती हैं। जैसे बिल्डिंग ट्रेड्स में एक ब्रिक लेयर सिर्फ ईंट लगाएगा, स्टोन मेसन सिर्फ पत्थर यूज़ करेगा, इलेक्ट्रिशियन सिर्फ वायरिंग करेगा, और छोटी से छोटी चीज़ों के लिए अलग वर्कर। इस एक्सट्रीम डिवीज़न ऑफ लेबर से ये होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और आउटपुट कम हो जाता है। एक घर मालिक को बाथरूम लीक ठीक करवाने के लिए प्लम्बर और टाइल सेटर दोनों को बुलाना पड़ता है, जो अननेसेसरी खर्चा है। उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो दूसरी चीज़ों पर खर्च हो सकता है, जैसे एक नई स्वेटर जो अब वो नहीं खरीदेगा। इसलिए ओवरऑल नेशनल वेल्थ में भी कमी हो जाती है। एक और पॉपुलर स्प्रेड द वर्क स्कीम है वर्किंग आवर्स कम करना। यूनियंस और लेजिस्लेटर्स सोचते हैं कि अगर हफ्ते में 40 घंटे की जगह 30 घंटे काम करवाएंगे तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आवरली वेज रेट वही रहे तो बस ज़्यादा लोग कम घंटे काम करेंगे और ओवरऑल प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा प्रपोजल है कि वर्किंग आवर्स कम करने के साथ आवरली वेजेस भी बढ़ा दी जाए ताकि वीकली सैलरी सेम रहे। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और इनएफिशिएंट कंपनीज बंद हो जाती हैं। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाता है। अगर इस इंक्रीज को मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन किया जाए तो असल में रियल वेज फिर से पहले जैसे ही हो जाता है और इसका कोई फायदा नहीं होता। ये सब स्कीम्स एक ही गलत फहमी पर बेस्ड हैं कि दुनिया में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क है। असल में जब तक ह्यूमन नीड्स और विशेष पूरी नहीं होती तब तक काम खत्म नहीं होता। एफिशिएंसी बढ़ाकर जॉब्स खत्म नहीं होते, बल्कि नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट होते हैं जो नई जॉब्स लेकर आते हैं। काम को आर्टिफिशियल तरीके से बांटने की जगह प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर ध्यान देना चाहिए। जब वॉर के बाद ट्रूप्स को वापस बुलाने की बात होती है तो अक्सर लोग डरते हैं कि इतने सारे सिपाही को वापस आने पर जॉब्स नहीं मिलेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन असल में लोग इस प्रोसेस को सिर्फ एक पहलू को देखते हैं। जब सिपाही को वापस बुलाया जाता है तो सरकार उनको सपोर्ट करना बंद कर देती है और टैक्स पेयर्स के पास वो पैसा वापस आ जाता है जो पहले सिपाहियों पर खर्च होता रहा। मतलब सिविलियंस के पास ज़्यादा पैसा आता है जो नए गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करते हैं। इससे सिविलियन डिमांड बढ़ती है और नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। अगर सिपाहियों को अनबैलेंस्ड बजट यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू सपोर्ट किया गया हो तो सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। लेकिन उस केस में भी बजट डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए टैक्स कम कर सकते हैं। सोल्जर्स वापस आने के बाद सिर्फ बेरोजगार नहीं होते, बल्कि वो अपने आप को सेल्फ सपोर्टिंग सिविलियंस के रूप में एस्टैब्लिश कर लेते हैं।
यही लॉजिक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स पर भी लागू होता है। जब एक्स्ट्रा और अननेसेसरी ऑफिशियल्स को हटा दिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि उनका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा और इकोनॉमी गिर जाएगी, लेकिन असल में टैक्स पेयर्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा जो पहले उन ऑफिशियल्स को सपोर्ट करने में लग रहा था। वॉशिंगटन जैसे शहरों में बिजनेस कम हो सकते हैं पर दूसरे टाउन्स में ज़्यादा शॉप्स और बिजनेस खुलेंगे। जब अननेसेसरी ब्यूरोक्रेट्स प्राइवेट जॉब्स लेने पर मजबूर होते हैं तो वो प्रोडक्टिव काम करने लगते हैं और उनके साथ साथ इकोनॉमी भी ग्रो करती है। लेकिन अगर वो बस गवर्नमेंट पेरोल पर बैठे रहें तो असल में टैक्स पेयर्स के पैसों से उनको सपोर्ट किया जा रहा होता है बिना किसी प्रोडक्टिव आउटपुट के। एक नेशन का असली इकोनॉमिक गोल मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, ना कि बस फुल एम्प्लॉयमेंट पाना। ज़्यादा आउटपुट कम एफर्ट में लाना प्रोग्रेस की निशानी है। इंसान ने मशीन्स, टूल्स और ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स इसी वजह से डेवलप किए ताकि कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिल सके। प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में फुल एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप आ जाती है, लेकिन अगर बस फुल एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाए बिना प्रोडक्शन को देखे तो गलत नतीजे मिलते हैं। टैरिफ्स को भी अक्सर देश की इकोनॉमी और लोकल जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन असल में टैरिफ्स लोकल प्रोडक्शन को आर्टिफिशियली सपोर्ट करते हैं और कंज्यूमर्स पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं। एडम स्मिथ ने यह बात बहुत पहले समझा दी कि अगर हर किसी को वही चीज़ खरीदनी चाहिए जो सस्ती मिले, चाहे वो किसी भी देश में बनी हो। जैसे एक टेलर अपने शूज़ बनाने के बजाय शू मेकर से खरीदता है, वैसे ही एक देश को भी वही प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहिए जो दूसरे देश में सस्ता मिलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अमेरिकन स्वेटर मैन्युफैक्चरर सरकार के पास जाकर बोलता है कि अगर ब्रिटिश स्वेटर्स पर टैरिफ न लगाया गया तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश स्वेटर्स $25 में मिल रहे हैं जबकि उसके स्वेटर्स $30 के हैं। अगर टैरिफ हटा दिया गया तो उसके 1000 वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे। यह आर्गुमेंट सुनकर लॉ मेकर्स को लगता है कि टैरिफ हटाना गलत होगा, लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरर और उसके वर्कर्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स पर पड़ने वाले पॉजिटिव असर को इग्नोर कर रहे हैं। जब टैरिफ हटाया जाता है तो स्वेटर सस्ते हो जाते हैं और कंज्यूमर के पास $5 बचते हैं जो वो किसी और चीज़ पर खर्च कर सकता है। मतलब एक तरफ स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे इंडस्ट्रीज में नए जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। और जब ब्रिटिश स्वेटर्स अमेरिका में बिकेंगे तो ब्रिटिश लोग डॉलर्स अर्न करेंगे, जिससे वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे वॉशिंग मशीन्स या एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। इस तरह से एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी दोनों देशों में इम्प्रूव होती है। अगर पहले से कोई टैरिफ नहीं होता और नई इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए टैरिफ लगाया जाता तो भी कंज्यूमर को हर स्वेटर पर $5 एक्स्ट्रा देना पड़ता। यह सब्सिडी असल में दूसरे इंडस्ट्रीज से पैसा लाकर नई इंडस्ट्रीज में लगाने जैसा है। मतलब स्वेटर इंडस्ट्री के 50,000 लोग तो एम्प्लॉयड हो जाते, लेकिन दूसरे 50,000 लोग किसी और इंडस्ट्री में जॉब खो देते। टैरिफ से जो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं वो इजीली दिखाई देते हैं, पर जो दूसरे इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली नजर नहीं आते। इसलिए लोगों को लगता है कि नई इंडस्ट्री से सिर्फ फायदा ही हो रहा है, जबकि असल में ओवरऑल इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फ्री ट्रेड असल में कंज्यूमर को सस्ती चीज़ें दिलाता है और ओवरऑल प्रोडक्शन और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जबकि टैरिफ्स सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और दूसरे इंडस्ट्रीज को कमज़ोर बनाते हैं। टैरिफ्स असल में वेजेस नहीं बढ़ाते बल्कि प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। एक अमेरिकन स्वेटर मैन्युफैक्चरर के केस में देखें तो अगर टैरिफ लगा के उसकी इंडस्ट्री को बचा भी लिया तो भी वेजेस में कोई नेट इंक्रीज नहीं होता। टैरिफ से कंज्यूमर को स्वेटर के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है जो दूसरी चीज़ों पर खर्च नहीं हो पाता। मतलब एक इंडस्ट्री को बचाने के चक्कर में दूसरी इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है। टैरिफ से असल प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेस इनएफिशिएंट काम में लग जाते हैं। जो लेबर और कैपिटल एफिशिएंट इंडस्ट्रीज में लगनी चाहिए थी वो कम एफिशिएंट इंडस्ट्रीज में लग जाती है।
कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका परचेजिंग पावर कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्टेड गुड्स के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। टैरिफ से कुछ इंडस्ट्रीज के वेजेस टेम्पोरेरीली बंद हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल रियल वेजेस और परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इंपोर्ट कोटाज, एक्सचेंज कंट्रोल्स या बायलैटरल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी असल में टैरिफ जैसे ही नुकसान पहुंचाते हैं, और कई बार तो इनसे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं। टैरिफ्स या ट्रेड बैरियर्स लगाने से शॉर्ट टर्म में कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी इनएफिशिएंट और कंज्यूमर्स फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देश के एक्सपोर्ट्स तभी पॉसिबल हैं जब वो दूसरे देश से इंपोर्ट भी करे, लेकिन अक्सर देशों में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने और इंपोर्ट्स को रोकने की सोच देखी जाती है, जो असल में लॉजिकली गलत है। जब हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं तो इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट की इनकम से ही इंपोर्ट की पेमेंट होती है। अगर हम इंपोर्ट्स को कम करते हैं तो एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेन बायर्स के पास हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। एक अमेरिकन एक्सपोर्टर ब्रिटिश इंपोर्टर को स्वेटर बेचता है और पाउंड्स में पेमेंट लेता है, लेकिन उस पाउंड्स का अमेरिका में कोई यूज नहीं है। तो या तो वो पाउंड्स को किसी अमेरिकन इंपोर्टर को बेच देगा जो ब्रिटिश गुड्स खरीदना चाहता है, या खुद ब्रिटिश गुड्स खरीदेगा। मतलब एक्सपोर्ट की वैल्यू तभी कंप्लीट होती है जब वो इंपोर्ट से बैलेंस हो। लोग जब डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं तो समझ में आता है कि बेचने के लिए खरीदना भी पड़ता है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। गवर्नमेंट अक्सर फॉरेन लोन्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने का तरीका मानती है, चाहे वो लोन्स रीपे हो या ना हो। लेकिन अगर लोन्स वापस नहीं मिलते तो असल में वो गुड्स देने के बराबर ही है, जो देश को अमीर नहीं बल्कि गरीब बनाता है। प्राइवेट कंपनीज को अपने रिस्क पर फॉरेन लोन्स देना चाहिए, पर गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसे बैड लोन्स या सब्सिडीज सिर्फ नेशनल लॉस बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी असल में फॉरेन बायर्स को गुड्स सस्ते में देने जैसा है, जो इकोनॉमी को फायदा नहीं देता। अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी $5000 में कार बेचे और लोन वापस न मिले तो कंपनी को नुकसान होता है। वैसा ही देश के साथ भी होता है जब एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में बैड लोन्स दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडीज या फॉरेन एड के नाम पर गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देती है, इस सोच के साथ कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जॉब्स बनेंगी। लेकिन असल में ये देश को गरीब बनाता है, क्योंकि फ्री में चीज़ें देना प्रॉफिट नहीं होती। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समझने की ज़रूरत है कि असली प्रॉफिट इंपोर्ट्स में है, क्योंकि कंज्यूमर्स को वही चीज़ सस्ती मिलती है जो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिलती, जैसे कॉफ़ी और टी। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि फॉरेन ट्रेड का असली फ़ायदा इंपोर्ट्स में है, ना कि एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट सिर्फ इंपोर्ट्स को पे करने का माध्यम है, इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के चक्कर में इंपोर्ट्स को रोकना या सब्सिडीज देना दोनों ही गलत पॉलिसीज़ हैं। लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसीज़ देश की वेल्थ और प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं। पेरिटी प्राइजेस। पेरिटी प्राइजेस का कॉन्सेप्ट असल में एक तरीके का सब्सिडी है, जो फार्मर्स को हायर प्राइजेस दिलवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है कि अगर फार्मर्स को हायर प्राइजेस मिलेंगे तो उनके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी, जो इंडस्ट्री को भी फ़ायदा देगी। पर असल में ये लॉजिक फ्लॉड है, क्योंकि अगर फार्मर्स को किसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा मिलता है। मतलब जो पैसा फार्मर को ज़्यादा मिला वही पैसा कंज्यूमर के खर्चे में से गया। पेरिटी प्राइसेस का आइडिया 1909 से 1914 के बीच के प्राइस रेशियो पर बेस्ड है, जब फार्मर्स को अच्छा प्रॉफिट मिलता था। लेकिन ये अजम्पशन गलत है कि वही प्राइस रेशियो हर वक्त रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी और मार्केट कंडीशंस टाइम के साथ बदल जाती हैं। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती रही है, जैसे कि बेहतर सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मैकेनाइजेशन की वजह से, लेकिन पेरिटी के सपोर्टर्स इस प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं।
गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से अगर पेरिटी प्राइस बढ़ाया जाता है तो मेथड्स जैसे प्राइस सपोर्ट, डायरेक्ट सब्सिडी, क्रॉप रेस्ट्रिक्शन यूज़ किए जाते हैं। पर इससे क्या होता है? प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्राइजेज आर्टिफिशियली बढ़ जाती हैं और सिटी कंज्यूमर्स को ज़्यादा पे करना पड़ता है। फार्मर की इनकम भी हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ती, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होता है तो क्वांटिटी भी कम बेच पाता है। इसलिए नेट गेन के बजाय इकोनॉमी में वेल्थ डिस्ट्रक्शन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पेरिटी प्राइजेस जस्टिफाइड हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल टैरिफ से फार्मर्स को नुकसान होता है, लेकिन ये आर्गुमेंट भी फ्लॉड है। टैरिफ्स और सब्सिडीज सबको इक्वली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हर सेक्टर को प्रोटेक्शन मिले तो असल में कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हर कोई सब्सिडी और टैक्सेस के चक्रव्यूह में फंस जाता है। पेरिटी प्राइस और प्रोटेक्टिव टैरिफ्स दोनों ही असल में एक ही प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। इनका अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि कुछ स्पेशल ग्रुप्स को टेम्परेरी फ़ायदा मिलता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पर बर्डन पड़ता है। ये स्कीम सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ा देती हैं, बिना किसी रियल इकोनॉमिक गेन के। आखिर में ये पॉलिसीज एक ग्रुप को टेम्परेरीली सपोर्ट करके दूसरे ग्रुप से पैसा निकाल लेती हैं, जो लॉन्ग टर्म में किसी के भी फायदे में नहीं होता। जब भी कोई एक इंडस्ट्री प्रॉब्लम में होती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार के पास जाके सब्सिडी, टैरिफ या हायर प्राइजेस की डिमांड करते हैं। उनका कहना होता है कि अगर एक इंडस्ट्री बंद हो गई तो वहाँ के वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे और लोकल इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन असल में ये आर्गुमेंट फ्लॉड है। इंडस्ट्री को आर्टिफिशियली बचाने से इकोनॉमी में कोई रियल इंप्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है और लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। कोयला और सिल्वर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि सब्सिडी या प्राइस फिक्सिंग पॉलिसीज असली प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बजाय और उलझा देती हैं। कोयले के केस में गुफे एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, पर इससे कोयले की जगह दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज जैसे ऑयल और गैस का इस्तेमाल बढ़ गया। इस तरीके से आर्टिफिशियली इंडस्ट्री को बचाने से मार्केट डायनेमिक्स खराब हो जाते हैं। दो तरीके होते हैं किसी भी एक्स इंडस्ट्री को बचाने के, या तो नए कंपनीज और वर्कर्स को उस इंडस्ट्रीज में आने से रोका जाए या डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। पहले तरीके में अगर इंडस्ट्री सच में अनप्रॉफिटेबल है तो कोई वहाँ पैसा या मेहनत नहीं लगाएगा, लेकिन अगर ज़बरदस्ती लोगों को एंट्री से रोका गया तो वर्कर्स और कैपिटल लेस प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए नुकसान है। दूसरा तरीका सब्सिडी देने का है। सब्सिडी असल में एक इंडस्ट्री को टैक्स पेयर्स के पैसों से सपोर्ट करती है। मतलब एक इंडस्ट्री का फायदा दूसरी इंडस्ट्रीज के नुकसान पर होता है। टैक्स देने वाले कंज्यूमर्स की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है और दूसरे इंडस्ट्रीज श्रिंक हो जाती हैं। सब्सिडी से कैपिटल और लेबर अनप्रोडक्टिव जगह पे शिफ्ट हो जाता है, जो ओवरऑल वेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे ले आता है। अगर किसी एक इंडस्ट्री को आर्टिफिशियली जिंदा रखा जाए तो नई इनोवेटिव इंडस्ट्रीज के लिए जगह कम हो जाती है। जैसे अगर हम हॉर्स और बुगी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ने में दिक्कत होती। इकोनॉमी को डायनेमिक रखने के लिए ज़रूरी है कि पुरानी और इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज को मरने दिया जाए और नई और प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज को जगह दी जाए। डाइंग इंडस्ट्रीज को बचाने का मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस का स्लो करना है, जो लॉन्ग टर्म में हर किसी के लिए नुकसान है। इकोनॉमिक प्रपोजल्स को समझने के लिए हमेशा सिर्फ शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक ग्रुप पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म और सब पे पड़ने वाले एफर्ट्स को भी देखना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री को अलग थलग देखकर कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं और यही मेजर इकोनॉमिक फैलेसीज की वजह बनता है। प्रोडक्शन फॉर यूज नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे कॉन्सेप्ट्स भी इसी गलत सोच पर आधारित है, जिसमें प्रॉफिट को नेगेटिव माना जाता है और बिजनेसमैन को दुश्मन। लेकिन असल में बिजनेस डिसीजंस किसी एक इंडस्ट्री को अलग देख के नहीं, बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज से इंटरलिंक्ड होकर लिए जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए।
रॉबिन्सन क्रूजो अपने आइलैंड पर हर वक्त अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज करके काम करते हैं। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो पानी लेने के बाद खाना ढूंढते हैं, और जब फायरवुड इकट्ठा हो जाती है तो दूसरी ज़रूरत पर फोकस करते हैं। ऐसे ही मॉडर्न इकोनॉमी में भी लिमिटेड रिसोर्सेस और लेबर को अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस सिस्टम से होता है। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, और इससे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है। इस वजह से नए प्रोड्यूसर्स उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस वापस नीचे आने लगता है। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के कॉस्ट और प्रॉफिट के हिसाब से प्रोडक्शन एडजस्ट होता रहता है। प्राइस सिस्टम की ये फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करती है कि रिसोर्सेस इफिशिएंट तरीके से यूज हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन कभी भी फुल कैपेसिटी पर क्यों नहीं होता। ये सोच गलत है, क्योंकि हर प्रोडक्ट को ज्यादा बनाने का मतलब दूसरे जरूरी प्रोडक्ट्स का कम बनना है। जैसे अगर सिर्फ शूज बनाते रहे तो कपड़े, घर और खाने की कमी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हर चीज की प्रोडक्शन लिमिटेड रहे, ताकि दूसरी चीजों की प्रोडक्शन भी बैलेंस में हो। प्राइस सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से ये बैलेंस मेंटेन करता है, जो ब्यूरोक्रेट्स या सेंट्रल प्लानिंग से कभी अचीव नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेट्स हर वक्त प्राइस सिस्टम में दखल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका इंटरफेरेंस अक्सर गलत होता है, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई के नेचुरल बैलेंस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। यही रीजन है कि मार्केट बेस्ड सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस को आर्टिफिशियली हाई रखने की कोशिश होती है तो यह हमेशा फेल होती है। लोगों को लगता है कि मार्केट की नेचुरल फोर्सेस को वेट करने से पहले ही गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर्स को लॉस ना हो और स्कैर्सिटी ना आए। यह कहना होता है कि हम प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर नहीं ले जा रहे, बस स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसका एक पॉपुलर तरीका होता है गवर्नमेंट लोन्स फार्मर्स को देना, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को मार्केट में बेचने की जगह होल्ड कर सकें। लोगों का मानना है कि जब फार्मर अपनी सारी क्रॉप एक साथ मार्केट में बेच देते हैं तो प्राइसेस गिर जाती हैं और स्पेकुलेटर्स इसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन असल में स्पेकुलेटर्स का रोल प्राइसेस को स्टेबलाइज करना होता है। वो मार्केट में तब खरीदते हैं जब प्राइसेस कम होती हैं, और तब बेचते हैं जब उनको लगता है कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसे में गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना भी प्राइसेस नेचुरली स्टेबलाइज हो जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी जब ऐसी स्टेबलाइजेशन स्कीम्स बनाई जाती हैं तो वो भी अल्टीमेटली फेलियर में ही बदलती हैं। ऐसे कंट्रोल्स फ्री मार्केट ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं और इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। गवर्नमेंट जब प्राइसेस को आर्टिफिशियली लो रखने की कोशिश करती है तो हमेशा शॉर्टेज क्रिएट होती है। यह प्रॉब्लम ज़्यादातर वॉर टाइम में आती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और गवर्नमेंट को लगता है कि ज़रूरी चीज़ों की प्राइसेस कंट्रोल करनी चाहिए। लोगों को ये समझाया जाता है कि अगर प्राइसेस फ्री मार्केट पे छोड़ दिए गए तो सिर्फ अमीर लोग ही चीज़ें खरीद पाएंगे। इसलिए बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे ब्रेड, मिल्क और मीट की प्राइसेस फिक्स करने की बात होती है, ताकि गरीब लोग भी खरीद सकें। लेकिन जब प्राइस को आर्टिफिशियली लो रखा जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि चीज़ सस्ती हो जाती है। उसी टाइम पर सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को कम प्रॉफिट मिलता है या कभी कभी लॉस भी होता है। इस वजह से मार्जिनल प्रोड्यूसर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं और इवन एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स भी लॉस में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 में स्लॉटर हाउसेस को मीट प्रोसेस करने के लिए जो प्राइसेस मिलता था वो उनके खर्च से भी कम था। जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो शॉर्टेज इनएविटेबल हो जाता है। इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट राशनिंग इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें हर कंज्यूमर को लिमिटेड क्वांटिटी मिलती है, चाहे वो ज़्यादा पैसे देना भी चाहे। राशनिंग में अलग से कूपन्स या पॉइंट्स दिए जाते हैं जो डबल प्राइस सिस्टम बनाते हैं, लेकिन राशनिंग सिर्फ डिमांड को कंट्रोल करता है, सप्लाई को नहीं बढ़ाता। कभी कभी गवर्नमेंट कॉस्ट कंट्रोल और सब्सिडी भी देने लगती है।
वो प्रोड्यूसर को कंपनसेट करने के लिए सब्सिडी देती है ताकि प्रोडक्शन न रुके। लेकिन सब्सिडी देने से असली फायदा कंज्यूमर को होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को वही पैसा मिलता है जो फ्री मार्केट में मिलता। असल में सब्सिडी टैक्स पेयर के पैसे से दी जाती है, तो इनडायरेक्टली लोग अपनी ही सब्सिडी भर रहे होते हैं। गवर्नमेंट जब एक कमोडिटी के प्राइस को कंट्रोल करती है तो इनडायरेक्टली वो दूसरे कमोडिटीज पर भी कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे अगर दूध के दाम कंट्रोल किए तो उसके साथ फीड, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ का प्राइस कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसे में प्राइस फिक्सिंग एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है और हर कमोडिटी की सप्लाई में शॉर्टेज क्रिएट होती है। ब्लैक मार्केट प्राइस कंट्रोल की फेलियर को टेम्परेरीली मास्क कर देता है। जब लीगल मार्केट में शॉर्टेज होता है तो ब्लैक मार्केट वहां गैप फिल करता है, लेकिन यह भी अपनी तरह से नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस को डिसरप्ट करता है और उनकी जगह नए, बेईमान और इनएफिशिएंट प्लेयर्स को प्रमोट करता है। क्वालिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों गिर जाते हैं और ऑनेस्टी को नुकसान होता है। गवर्नमेंट इनिशियली होल्डिंग द लाइन का वादा करती है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देती है। पावरफुल ग्रुप्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और ये इनइक्वालिटी और इनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट प्राइस फिक्सिंग की असली वजह होती है प्राइस राइज की मिसअंडरस्टैंडिंग। असल में प्राइजेस तब बढ़ती हैं जब गुड्स की कमी या मनी का ओवरफ्लो होता है। लीगल प्राइस सीलिंग्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ा देती हैं। प्राइस फिक्सिंग कंज्यूमर को शॉर्ट टर्म में रिलीफ तो देती हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर समझ आता है कि ये प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर रही हैं। हर इंसान अपनी इकोनॉमिक पर्सनैलिटी में कंफ्यूज रहता है। जब वो कंज्यूमर के रूप में सोचता है तो प्राइस कंट्रोल का सपोर्ट करता है, लेकिन प्रोड्यूसर के रूप में प्रोटेस्ट करता है। जब वो टैक्स पेयर बन जाता है तो सब्सिडी को अपोज करता है, लेकिन कंज्यूमर के तौर पर सब्सिडी का फायदा लेना चाहता है। यही डबल स्टैंडर्ड्स हर व्यक्ति में होते हैं। एज अ प्रोड्यूसर लोग चाहते हैं कि उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़े, लेकिन कंज्यूमर बनकर वो दूसरे प्रोडक्ट्स पर प्राइस कंट्रोल चाहते हैं। इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग थिंकिंग की वजह से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है, जिसमें ज़्यादातर लोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। प्राइस फिक्सिंग से कुछ लोग शॉर्ट टर्म में फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल प्रोडक्शन डिसरप्ट होता है और एम्प्लॉयमेंट पर भी बुरा असर पड़ता है। मिनिमम वेज लॉ का मकसद लो वेजेस को बढ़ाना होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। वेज भी एक प्राइस है, पर इसको अलग नाम देने की वजह से लोग समझ नहीं पाते कि इस पर भी वही इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स लागू होते हैं जो किसी भी प्राइस पर होते हैं। मिनिमम वेज लॉ कहता है कि किसी को भी एक सर्टेन वेज से कम नहीं दिया जा सकता, पर इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी उस मिनिमम वेज से कम है तो एम्प्लॉयर उसको नौकरी ही नहीं देगा। इस तरीके से मिनिमम वेज लॉ लो वेजेस को ख़त्म नहीं करते, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में मिनिमम वेज बढ़ाई जाती है तो या तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ वर्कर्स को निकालना पड़ेगा। पर यह भी ज़रूरी नहीं कि प्राइस बढ़ाने पर कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और अगर प्राइस नहीं बढ़ाया तो लॉस की वजह से कुछ प्रोड्यूसर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, और अगर किसी इंडस्ट्री को मिनिमम वेज के चलते बंद कर दिया जाता है तो वर्कर्स को दूसरी इंडस्ट्रीज में कम वेजेस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पहली चॉइस तो अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। रिलीफ प्रोग्राम में भी दिक्कत यह है कि अगर मिनिमम वेज $106 पर वीक है और रिलीफ $70 पर वीक दिया जाता है तो वर्कर को काम न करने पर भी पैसे मिलते हैं। अगर रिलीफ भी $106 दिए जाए तो लोग बिना काम किए वही पैसा कमा लेंगे जो काम करके मिलता। इससे लोग सिर्फ फर्क के लिए काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। और अगर गवर्नमेंट वर्क रिलीफ इंट्रोड्यूस करती है तो वो भी इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को कम स्किल्ड लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो किसी और फील्ड से टकराए नहीं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वेजेस बढ़ती हैं तो एम्प्लॉयर्स के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं।
ये शॉर्ट रन में कभी कभी सही हो सकता है, जैसे अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में वेजेस बढ़ जाएं और वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ा पाए तो उसके प्रॉफिट्स में कमी आ सकती है। पर अगर पूरी इंडस्ट्री में वेजेस बढ़ जाएं और उस इंडस्ट्री का कोई फॉरेन कंपटीशन ना हो तो वो अपने प्राइजेस बढ़ाकर कॉस्ट को कंज्यूमर्स पर डाल सकता है। लेकिन इससे असली में वर्कर्स का रियल वेज कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि लेबर को इतनी वेजेस मिलनी चाहिए कि वो अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स खरीद सके। ये आइडिया मार्क्सिस्ट्स और परचेजिंग पावर थियरिस्ट को पसंद आता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि इस थियरी का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है जो बताए कि कितनी वेजेस काफ़ी हैं। क्या हर इंडस्ट्री के वर्कर्स अपनी बनाई हुई चीज़ खरीद पाएं? जैसे फोर्ड फैक्ट्री के वर्कर्स को फोर्ड खरीदने जितना मिले और कैडिलैक फैक्ट्री के वर्कर्स को कैडिलैक खरीदने जितना। ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है। यह आइडिया असल में परचेजिंग पावर आर्गुमेंट्स का एक स्पेशल वर्जन है। सच तो यह है कि हर इंसान की इनकम उसकी परचेजिंग पावर है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, लैंडलॉर्ड हो या फिर वर्कर। लेकिन यह भी समझना ज़रूरी है कि एक तरफ से किसी की इनकम दूसरी तरफ से किसी की कॉस्ट भी होती है। अगर वेजेस प्रोडक्टिविटी के बिना बढ़ती हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो या तो प्राइसेस को बढ़ाता है या फिर एम्प्लॉयमेंट को कम करता है। अगर वेजेस 30% बढ़ती हैं और प्राइसेस भी 30% बढ़ जाती है तो असल में वर्कर्स की परचेजिंग पावर वही की वही रह जाती है। अगर प्राइसेस नहीं बढ़ती तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने पर बिजनेसेस बंद होने लगते हैं। अगर वेज रेट्स को ज़बरदस्ती ऊपर उठाया जाए बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए तो अनएम्प्लॉयमेंट पक्का है। अगर वेजेस को बढ़ाने के साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी फ्लेक्सिबल हो और पैसा सर्कुलेट हो तब भी प्राइसेस में बढ़ोतरी आनी ही है, क्योंकि लेबर कॉस्ट किसी एक फर्म तक सीमित नहीं रहता। ये पूरी इकोनॉमी में घुस जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या मशीनरी हो। वेजेस और प्राइसेस के बीच में बैलेंस होना चाहिए, वरना इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि प्राइसेस और वेजेस सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करें। अगर गवर्नमेंट या यूनियंस वेजेस को ज़बरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे बुरा असर पड़ता है। असल में बेस्ट वेजेस वो हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट और मैक्सिमम प्रोडक्शन को इंश्योर करें। अगर इकोनॉमी को सिर्फ एक ग्रुप के फ़ायदे के लिए चलाया गया तो सब ग्रुप्स को नुकसान होगा, इंक्लूडिंग वो ग्रुप्स जिसके लिए ये सब किया गया। इसलिए इकोनॉमी को हर किसी के फ़ायदे के लिए चलाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। रियल प्रोग्रेस तभी आएगी जब वेजेस प्रोडक्टिविटी के साथ बढ़ें और इकोनॉमी बैलेंस में रहे। फ्री इकोनॉमी में प्रॉफिट्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा और कितना बनेगा। अगर किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको बनाने की कॉस्ट उसकी वैल्यू से ज़्यादा है। प्रॉफिट्स प्रोडक्शन को डिमांड के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं और मार्केट में बैलेंस बनाते हैं। गवर्नमेंट जब प्राइजेस और प्रॉफिट्स को लिमिट करती है तो प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और शॉर्टेजेस बढ़ने लगती हैं। प्रॉफिट्स एक और काम करते हैं, ये बिजनेसेस पर प्रेशर डालते हैं कि वो अपने कॉस्ट कम करें और एफिशिएंसी बढ़ाएं। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो तो प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी में सुधार किया जाता है। जब कंपटीशन ज़्यादा हो तो प्रॉफिट बनाए रखने के लिए एफिशिएंसी पर जोर दिया जाता है, और जब इकोनॉमी डाउन हो तब बिजनेस बचाने के लिए एफिशिएंसी में रिफॉर्म करना पड़ता है। ये गलत है कि प्रॉफिट्स प्राइसेस बढ़ाकर कमाए जाते हैं। प्रॉफिट्स असल में कॉस्ट कम करने से आते हैं। जो कंपनीज अपने प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर लेती हैं वही लॉन्ग रन में प्रॉफिट बनाती हैं। इसलिए एफिशिएंट कंपनीज बड़ी हो जाती हैं और इनएफिशिएंट कंपनीज मार्केट से बाहर हो जाती हैं। प्रॉफिट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये बताते हैं कि क्या बनाए और कैसे बनाए। आखिर में प्रॉफिट सिस्टम इनोवेशंस और बेटर क्वालिटी को भी प्रमोट करता है। जो कंपनी अच्छी चीज़ सस्ते में बनाएगी वो मार्केट में टिकती है। इसलिए प्रॉफिट सिस्टम को गलत समझना और उसको लिमिट करना इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है। द मिराज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग पैसे को ही असली दौलत समझते हैं,
लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, लेकिन असल में दौलत वो होती है जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे खाना, कपड़े, घर, गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज वगैरह। इन्फ्लेशन में जब सरकार ज़्यादा पैसा प्रिंट करती है तो लोगों को लगता है कि सब अमीर हो जाएंगे, पर असल में ऐसा नहीं होता। पैसा बढ़ने से चीज़ों की वैल्यू नहीं बढ़ती, बल्कि उनकी प्राइजेस बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर सरकार थोड़ा पैसा प्रिंट करे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उनका कहना है कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से नहीं, बल्कि परचेजिंग पावर कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये लॉजिक भी गलत है, क्योंकि पैसा बढ़ाने से प्रोडक्शन अपने आप नहीं बढ़ता। कुछ इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि अगर सही तरीके से पैसा बढ़ाया जाए तो प्राइजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी, जैसे पैसा डबल तो प्राइस भी डबल। लेकिन ये भी सच नहीं है। जब सरकार ज़्यादा पैसा प्रिंट करके कॉन्ट्रैक्टर्स या वर्कर्स को देती है तो उनके पास पहले पैसा आता है और वो ज़्यादा खरीदने लगते हैं। इस वजह से कुछ गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, फिर वो पैसा दूसरे लोगों तक पहुंचा और फिर वो भी प्राइसेस बढ़ाते हैं। ऐसे करके प्राइसेस पूरी इकोनॉमी में फैल जाती है। प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन से सबको एक जैसा फ़ायदा नहीं होता। जो लोग पहले पैसा पा लेते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि तब तक प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी होती। लेकिन जो लोग बाद में पैसा कमाते हैं उनके लिए चीज़ों की प्राइसेस तब तक बढ़ चुकी होती हैं। ऐसे में कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। इन्फ्लेशन कभी स्मूथली नहीं रुकता। जब एक बार इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। हर कोई और ज़्यादा पैसा चाहने लगता है और सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगता है। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होती तो इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती है। और एक और प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन का वैल्यू लोगों के परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है। जब लोग सोचने लगते हैं कि पैसा बेकार हो रहा है तो वो उसको जल्दी खर्च करने लगते हैं और ये पैनिक और ज़्यादा इन्फ्लेशन को बूस्ट करता है। हर कोई अपनी समझ और दूसरों के रिएक्शंस के हिसाब से पैसे को वैल्यू करता है। तो इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों को फ़ायदा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इन्फ्लेशन को समझने और कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना ये पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है। जब हाइपर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाता है तो पैसे की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरती है और ये गिरावट इतनी फास्ट होती है कि जितना पैसा सरकार प्रिंट कर रही होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। जब ये लेवल आता है तो समझिए कि इकॉनमी ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ है। फिर भी लोग इन्फ्लेशन की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर जनरेशन और हर कंट्री इन्फ्लेशन के नकली सपने के पीछे भाग रही होती है, बिना दूसरे देशों की गलतियों से सीखे। आज भी लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन से इकॉनमी रिवाइव हो जाएगी, इंडस्ट्री की व्हील घूमने लगेगी और फुल एम्प्लॉयमेंट आएगी। लोग समझते हैं कि नए पैसे से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लेकिन असल में रियल परचेजिंग पावर दूसरे गुड से आती है, सिर्फ नए नोट से नहीं। इन्फ्लेशन असल में प्राइजेज और कॉस्ट्स के बीच के बैलेंस को बिगाड़ती है। इसका असली मकसद होता है प्राइजेस को वेजेस के मुकाबले ऊपर उठाना, ताकि बिजनेसेस को प्रॉफिट मिले और आइडल रिसोर्सेस दोबारा यूज किए जा सकें। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि वेजेस को सीधा कम करना तो पॉलिटिकली मुश्किल लगता है, इसलिए कुछ लोग इन्फ्लेशन को इस्तेमाल करते हैं ताकि इनडायरेक्टली वेजेस को कम दिखाया जा सके। लेकिन यह भी रिस्की है, क्योंकि आजकल वर्कर्स भी समझदार हैं। उनके पास अपने अपने लेबर इकोनॉमिस्ट हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को देखते हैं। पावरफुल यूनियंस वेजेस को कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन से उनके वेजेस कम नहीं होते बल्कि और डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनके वेजेस पहले से ही कम होते हैं, उनका हाल और खराब हो जाता है। सोफिस्टिकेटेड इन्फ्लेशन सपोर्टर्स अपनी बात सीधा नहीं रखते। वो इन्फ्लेशन को दौलत बढ़ाने की तरह दिखाते हैं। ऐसे लोग इन्फ्लेशन को मल्टीप्लायर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, जैसे हर डॉलर प्रिंट करने से कई डॉलर्स की दौलत बन जाती है। असल में ये लोग इन्फ्लेशन की असली वजह यानी वेजेस और प्राइजेस के बीच का मिसमैच, इसको इग्नोर कर देते हैं। जब तक ये इम्बैलेंस सही नहीं होता, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट वापस नहीं आएगी। इन्फ्लेशन ये इम्बैलेंस कभी ओपन और क्लियर तरीके से सॉल्व नहीं करता,
बल्कि इल्यूजन क्रिएट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इन्फ्लेशन असल में इकोनॉमी को कंफ्यूज करता है। लोग नॉमिनल वेजेस बढ़ाने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन असल में उनका परचेजिंग पावर कम होता है। एक क्लर्क जो पहले $75 कमाता था और अब $120 कमाता है, उसे लगता है उसकी इनकम बढ़ गई है, लेकिन असल में जीने का खर्चा भी डबल हो गया है। पॉलिटिशियंस भी इन्फ्लेशन को यूज करते हैं क्योंकि ये आसानी से लोगों को मिसलीड कर देता है। जब सरकार पब्लिक वर्क्स के लिए टैक्स नहीं उठाती बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से पैसा बनाती है, तब लोगों को लगता है कि नए पैसे से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन असली नुकसान तब होता है जब सरकार को ये लोन वापस करना पड़ता है। या तो सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी या डिफ़ॉल्ट करेगी, और दोनों ही केसेस में जॉब्स कम हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन एक बेकार तरीके की टैक्सेशन है। ये गरीबों पर ज़्यादा बोझ डालती है क्योंकि वो अपनी वेल्थ को सिक्योर नहीं कर पाते। ये टैक्सेशन ऐसे होती है जो हर तरफ रैंडमली मार करती है, कभी ज़्यादा कभी कम। ये स्पेकुलेशन और रेकलेस स्पेंडिंग को बढ़ावा देती है, प्रोडक्शन को नहीं। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन से फासिज्म और कम्युनिज्म जैसे एक्सट्रीम रिएक्शंस पैदा होते हैं। ये आखिरी में कोलैप्स पर ही खत्म होती हैं। सेविंग को हमेशा से एक अच्छी आदत माना गया है, लेकिन कुछ लोग आजकल इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने यह प्रूव किया था कि अगर एक इंसान अपने फ्यूचर के लिए सेव करता है तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। लेकिन आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि सेविंग से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है और स्पेंडिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है। लोगों को लगता है कि सेविंग से इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब लोग पैनिक में आके पैसे को इन्वेस्ट करने से डरने लगते हैं। जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है तब लोग पैसे को कैश में रखते हैं ताकि रिस्क कम हो। लेकिन ये सेविंग असल में रियल सेविंग नहीं होती, ये तो इकोनॉमिक डाउनटर्न का नतीजा होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेविंग से कंजम्पशन इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है, लेकिन ये गलत है। सेविंग का मतलब ये नहीं कि कंजम्पशन गुड्स की डिमांड खत्म हो गई, बल्कि ये पैसा कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे जैसे इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ती हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लीजिए। अगर कोई देश अपने प्रोडक्शन का 20% सेव करता है तो अगले 11 सालों में प्रोडक्शन लगभग 25% बढ़ जाएगा। यानी हर साल कंज्यूमर गुड्स भी बढ़ेंगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी। अगर अचानक सेविंग कम कर दी जाए और पूरा पैसा कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा कर दिया जाए तो इनिशियली प्राइजेस बढ़ेंगे और कैपिटल गुड्स की प्राइसेस गिरेंगी, जो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन को कम कर देगा। इसलिए समझदारी से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एक और मिसकॉन्सेप्शन ये है कि दुनिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट आ चुकी है या फिर हम ऑलरेडी कैपिटल सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये सोचना गलत है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है नए और बेहतर टूल्स बनाना जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें और आउटपुट बढ़ाएं। जब तक प्रोडक्शन कॉस्ट ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक नए कैपिटल की डिमांड बनी रहेगी। नई टेक्नोलॉजी और मशीन से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंज्यूमर गुड्स सस्ते मिलते हैं। जैसे अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने हाई वेजेस के बावजूद दुनिया में सस्ती कार्स बनाई क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंशन के अंत में पहुंच गए हैं, उनकी सोच आउटडेटेड है। जब तक नए इन्वेंशंस और बेटर मशीनरी की ज़रूरत है तब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए। यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं बल्कि इकोनॉमी के सस्टेनेबल ग्रोथ का सलूशन समझना चाहिए। इकोनॉमिक्स का बेसिक लेसन ये है कि ये सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की साइंस है। मतलब ये सिर्फ शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक ग्रुप्स पर फोकस नहीं करती बल्कि लॉन्ग टर्म और सभी पर पड़ने वाले इफेक्ट्स को देखता है। इस बुक में हमने ये लेसन अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझा है। इकोनॉमिक्स में जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में छुपा होता है, वैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिजल्ट्स भी उसके प्रपोजल्स में ही होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर पॉलिसीज के दूसरे साइड को नहीं देखते। जैसे अगर कोई बोले कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए वेज रेट्स बढ़ाइए तो वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाइए।
लेकिन दोनों साइड्स को देखकर ही पॉलिसी को समझना चाहिए। इस पूरे डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी मिला कि जब हम पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म और ओवरऑल इम्पैक्ट को समझते हैं तो बहुत बार वो कॉमन सेंस से मैच कर जाता है। जैसे विंडो टूटने या सिटी डिस्ट्रॉय होने से इकोनॉमिक गेन नहीं होता। मशीन्स जो प्रोडक्शन बढ़ाएं उनसे डरना नहीं चाहिए। सेविंग को बेवकूफ़ी समझना भी गलत है। कॉमन सेंस ये कहता है कि ये सब गलत सोच है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रीजनिंग में लोग इन्हीं गलत आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है फॉरगॉटन मैन का, जिसे विलियम ग्राहम सुमनर ने इंट्रोड्यूस किया था। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिटिशियंस एक्स ग्रुप की हेल्प करने के लिए सी ग्रुप पर लोड डालते हैं, लेकिन सी को कभी याद नहीं किया जाता जो असल में बर्डन उठाता है। इकोनॉमिक्स में एक और प्रॉब्लम ये आती है कि डिवीज़न ऑफ लेबर के वजह से हर कोई अपने प्रोडक्ट की स्कैर्सिटी चाहता है ताकि उसका प्राइस हाई हो। जैसे एक किसान अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहता है, लेकिन दूसरे किसानों की फसल कम उगनी चाहिए ताकि मार्केट में स्कैर्सिटी हो और उसका प्राइस बढ़े। अगर गवर्नमेंट किसी एक कमोडिटी की प्रोडक्शन कम करने की पॉलिसी बना दे तो बाकी लोगों को नुकसान होता है, चाहे फार्मर्स को फ़ायदा मिल भी जाए। यही प्रॉब्लम हर सेक्टर में होती है। प्रोग्रेस अनइवन होती है। कभी एक सेक्टर में ग्रोथ होता है तो दूसरे में प्रॉब्लम। जैसे अगर किसी मशीन से शूज़ सस्ते बनने लगे तो पुरानी मशीन पर डिपेंडेंट लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों का ध्यान अक्सर उस जॉब लॉस पर जाता है, न कि उस प्रोडक्शन बेनिफिट पर जो ओवरऑल इकोनॉमी को मिलता है। हमें इन लॉसेस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और अफेक्टेड लोगों को हेल्प करना चाहिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि प्रोग्रेस को रोका जाए या मशीन्स को तोड़ दिया जाए। स्कैर्सिटी से वेल्थ नहीं बनती, ये एक गलत सोच है। हर बार जब कोई ग्रुप स्कैर्सिटी क्रिएट करके अपनी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाने की कोशिश करता है तो शॉर्ट टर्म में उनको फायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होता है। तो इकोनॉमिक्स का असली मकसद ये है कि प्रॉब्लम को पूरी तस्वीर के साथ देखा जाए, सिर्फ एक ग्रुप के शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर नहीं। यही इकोनॉमिक साइंस का गोल है, पूरी प्रॉब्लम को समझना, न कि बस एक टुकड़े को देखना। 1946 में इस बुक की पहली एडिशन आई थी और तब से लेकर अब तक ज़्यादा कुछ नहीं बदला। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और गलत पॉलिसीज तब थी वही आज भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है, जो सिर्फ खुद में एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि कई दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसीज का नतीजा भी है। रिडिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट की पॉलिसीज भी इन्फ्लेशन को और बढ़ा रही हैं। गवर्नमेंट पीटर से पैसा लेकर पॉल को दे रही है। कभी ये एक सिंगल पॉलिसी के रूप में नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी पॉलिसीज के थ्रू होता है, जैसे सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिकेड, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, फूड स्टैम्प्स, फार्म सब्सिडीज, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग और कई वेलफेयर प्रोग्राम्स। 1946 से लेकर आज तक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से जो इन्फ्लेशन हुआ उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। पर यह इन्फ्लेशन भी खुद गवर्नमेंट की दूसरी गलत पॉलिसीज की वजह से ही हुआ है। हर गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देने के लिए लाई गई थी, पर पॉलिटिशियंस ने कभी उन पॉलिसीज़ के लॉन्ग टर्म बुरे इफ़ेक्ट्स नहीं देखे। असल में आज जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पॉलिटिकल है। इकोनॉमिस्ट्स को पता है कि फ्री मार्केट सही है, गवर्नमेंट को सिर्फ फोर्स और फ्रॉड रोकने चाहिए और इकोनॉमिक फ्रीडम को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियंस अभी भी वोट लेने के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और वेल्थ कम होती है। फिलोसोफर डायोजनीज ने अलेक्जेंडर द ग्रेट से कहा था कि मेरे और सूरज के बीच से हट जाओ। बस गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए, लोगों और इकोनॉमी के बीच से हट जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।